हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ विकी। वेलकम टू यूनिक डिजिटल कैंपस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपीसी द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्ज़ाम टेक्निकल एजुकेशन का, जो कि सब्जेक्ट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए है। 12 जून 2022 को ये पंचकुला में आपका कंडक्ट हुआ था। इस एग्ज़ाम में आपके 100 MCQ आए और 4 सेट में आए ABCD। और आपका जो आप सभी को जिन्होंने अटैम्प्ट किया उनको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की। तो हम डिस्कस करते हैं इसके क्या आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है क्या कि विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 + r की पावर n वेयर r इंटरेस्ट रेट पर पीरियड एंड n नंबर ऑफ टाइम इन पीरियड्स। ये किसके इक्वल है? ये जो वैल्यू है 1 + r की पावर n, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? देखो ऑप्शन फर्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, present value interest factor for an annuity एंड फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी। देखो ये जो आपका होता है, देखिए जब फ्यूचर वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो आपने निकाला होगा प्रेजेंट वैल्यू 1 + में r की पावर n की जो भी प्रेजेंट वैल्यू है जितने भी साल की है उसको उसके जो आपका फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी? आपकी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर है आपका। अगर प्रेजेंट वैल्यू का निकालना है तो बस इसका डिवाइड आ जाएगा। कैसे? 1 डिवाइड में 1 + में r की पावर n, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू का है। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर का मल्टीप्लाई होता है जब आपको निकालना है, जिसको कंपाउंडिंग भी बोलते हैं। और जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको आप डिस्काउंटिंग बोल सकते हो। डिस्काउंटिंग ऐसे करते हो आप, या फिर आपको अगर फ्यूचर वैल्यू निकालती तो कंपाउंडिंग या आपकी फ्यूचर वैल्यू। तो पहले का आंसर क्या आ गया आपका? सी कोड हम डिस्कस कर रहे हैं तो आंसर हो गया इसका सी। ठीक है, दूसरा आपके पास आया क्वेश्चन, ये है XYZ एक आपकी कंपनी है, ऑयल बेस्ड बिजनेस कंपनी है, विच डज नॉट हैव एडुकेट वर्किंग कैपिटल। उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। इट फेल्स टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन विच लीड्स टू बैंकरप्सी। देखो अपनी करंट जो आपकी ऑब्लिगेशन है उसको वो पे नहीं कर पा रही, तो आपने बताना है कि ये कौन सा डिसीजन इन्वॉल्व है प्रिवेंट ऑफ द रिस्क ऑफ बैंकरप्सी। देखिए यहाँ पर लिखा है एडुकेट वर्किंग कैपिटल नहीं है, फर्स्ट थिंग। एंड जब वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो जो आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है जिसमें आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल डिसीजन है उसका ये पार्ट हो गया। तो देखो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ये इसका नहीं है डायरेक्टली आपका कैपिटल इन्वेस्टिंग। ठीक है, ना डिविडेंड डिसीजन है आपका, ना फाइनेंसिंग डिसीजन है। कहाँ का कौन सा हो गया आपका? लिक्विडिटी डिसीजन, शॉर्ट टर्म के लिए भाई। ये कौन सा डिसीजन है? लिक्विडिटी आपके शॉर्ट टर्म के लिए, करंट ऑब्लिगेशन को पे नहीं कर पा रहे, ये आपका डिसीजन हो गया शॉर्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर क्या हो गया आपका? अब इसका आंसर हो गया आपका सी आंसर। ठीक है, एंड उसके बाद आया आपके पास थर्ड क्वेश्चन। देखो क्या है कि रमेश इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ दीज थ्री। 3 स्टॉक है, A, B और C। रिस्की रिटर्न है 12%, 10%, 20%, और इसका जो बीटा फैक्टर है 0.59, 0.61 और 1.29। देखो बीटा क्या मेजर करता है? बेसिकली जो बीटा मेजर करता है वो आपका मेजर करता है सेंसिटिविटी ऑफ सिक्योरिटी विद मार्केट सेंसिटिविटी। ठीक है, और आप कह सकते हो आपका जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको ये मेजर करता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है आगे कि रमेश इज स्ट्रिक्ट रिस्क मिनिमाइजर। वो रमेश जो है ऐसा पर्सन है जो अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है। ही वुड चूज स्टॉक, कौन सा स्टॉक चूज करेगा? इफ इट इज टू बी हेल्ड इन आइसोलेशन एंड स्टॉक आपका इफ इट इज टू बी हेल्ड एज पार्ट ऑफ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। देखो आइसोलेशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखना है, और कौन सा है? रिस्क स्ट्रिक्टली रिस्क मिनिमाइजर, वो रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है तो क्या करे? आइसोलेशन। और दूसरा आपके पास है कि अगर वो आपका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करना चाहे तो देखो मेरी बात, जब भी आपको आइसोलेशन करना है तो आप लगाइए रिस्क, आपकी जो रिस्क एनालिसिस की टेक्निक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ा होगा CAPM में, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कीजिए इनका रिटर्न और इनका बीटा का, फर्स्ट थिंग। और जब आपको निकालना है वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो उसके लिए आपकी बेस्ट टेक्निक होती है बीटा। मैंने क्या बताया आपको? जब आप आइसोलेशन का काम कर रहे हो, आइसोलेशन मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तब आप क्या यूज करोगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एंड अगर आपको निकालना हो क्या कि पोर्टफोलियो बनाना हो, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो आप यूज कीजिए बीटा को।
ठीक है, इन दोनों को यूज करके आप बता पाओगे कि आइसोलेशन में क्या आएगा और इसमें आपका क्या आएगा। देखिए कैसे निकलेगा बीट, आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेगा ऐसे ही आपका, जैसे ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.59 डिवाइड में 12, इसी तरीके से 0.61 डिवाइड में आपका 10% और इसी तरीके से आपका 1.29 पर डिवाइड में 20%। ठीक है, जो भी सबसे कम आया वो आपका क्या हो जाएगा, आपका बेसिकली आइसोलेशन के लिए। तो जैसे इसमें ना सबसे कम आपका जैसे आएगा ए के लिए, तो ए क्या हो गया आपका आइसोलेशन के लिए। तो इनमें से आपका ऑप्शन हो गया ए होगा या बी होगा। दूसरा आता है कि आपको वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो आप उसमें देखोगे बीटा की वैल्यू। देखो बीटा की वैल्यू आपकी, देखो रिस्क मिनिमाइजर तो बीटा आपका कम से कम होना चाहिए, लेकिन आपकी रिटर्न भी तो देखिए मैटर करेगी। तो रिटर्न देखो यहाँ पर आ रही है 20% और यहाँ पर आपका बीटा फैक्टर 1.29%। यानी ये क्या कहता है, ये आपका ये कह रहा है कि मार्केट में अगर एक का चेंज आएगा तो सिक्योरिटी में 1.29% का चेंज आएगा। अगर 100% का चेंज आया मार्केट में तो आपकी सिक्योरिटी में 129। तो बेसिकली देखो अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा आंसर करें तो इसका आंसर अगर इसी के अकॉर्डिंग निकाल रहे तो इसका आंसर आना चाहिए सी, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका। आपने मैंने क्या बताया आपको, जब आपको आइसोलेशन निकालना है तो आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए, और जब आपको निकालना हो क्या वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तब आप उसको लिए क्या यूज करोगे, तब आप यूज करोगे क्या बीटा। ये बात याद रखेंगे, उसके बेसिस पे इसका आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आना चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक मिस्टेक्स है, लिटिल बिट मिस्टेक्स है इसमें कि आपके जो ये ऑप्शंस है इस तरीके से कि इसमें बीटा की वैल्यू सबसे कम इसकी है, तो इसमें ए का कॉम्बिनेशन बन रहा है बेसिकली कि बीटा भी ए का ही कम है, लेकिन रिटर्न के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो सी की ज़्यादा आ रही है। तो इसका आंसर सी इसलिए लिख दिया, अदरवाइज आपका दोनों का ए कॉम्बिनेशन बनता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, तो हमने क्या आंसर लिया ए और आपका सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एबीसी लिमिटेड हैज ए डेट टू इक्विटी रेशियो 2.6 और इंडस्ट्री का है आपका 2.4। आपने बताना है इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्री का डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो क्या बताता है कि कंपनी की कितने डेट है एज कंपेयर टू इक्विटी। यहाँ पर दिखा रहा है कि कंपनी के जो डेट है 2.6 पर, मतलब 2.6 है एज कंपेयर टू इक्विटी, एज जबकि इंडस्ट्री का 2.4 है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी हाई डेट यूज कर रही है, हाई डेट यूज करेगी तो इंटरेस्ट की पेमेंट के उनके थोड़ा रिस्क रहेगा। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन देखा कि क्या होगा, विल नॉट एक्सपीरियंस एनी डिफिकल्टी विद इट्स क्रेडिटर। देखो डिफिकल्टी है आप पेमेंट के लिए, ठीक है, मतलब आप इतना यूज कर रहे हैं तो इसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, आपको फाइनेंशियल रिस्क होगा। लेस लिक्विडिटी देन अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ये कहता है लेस लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी की कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर आपके पास डेट की बात हो रही है। विल बी व्यूड एज हैविंग हाई क्रेडिट वर्थनेस, ये दिखा रहा है कि मतलब इसकी बहुत अच्छी मार्केट गुडविल है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते हम इसमें, मतलब अगर प्रॉपर अगर आप जस्टिफाई करें। हैज ग्रेटर देन एवरेज फाइनेंशियल रिस्क, देखो फाइनेंशियल रिस्क क्या बताता है, क्या आप अपनी डेट और उसके जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसके इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाओगे या नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया, करेक्ट आंसर डी आंसर। ठीक है, तो 4 का क्या हो गया आपका डी आंसर हो गया है, क्या कि फर्म से जो आपका फर्म का है इंडस्ट्री से ज़्यादा आपका रिस्क है। ठीक है, 5th में आ जाइए आप कि आपका क्या है, एक प्रोजेक्ट है नॉर्मल कैश फ्लो विद 1 आउटफ्लो फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ इनफ्लो। ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट है जिसका कैश फ्लो दे रखा है विद 1 आउटफ्लो, मतलब उसके कैश फ्लो के साथ 1 आउटफ्लो भी दे रखा है, सीरीज ऑफ इनफ्लो, बहुत सारा इनफ्लो है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सच प्रोडक्ट। देखो क्या कहता है, पहला ऑप्शन देखते हैं, हायर द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल द लोअर द कैलकुलेटेड एनपीवी। ठीक है, देखो एक तो आप 10 रुपए, एक तो आप 100 रुपए को डिस्काउंट करो 10% के फैक्टर से, एक आप करो 15% के हिसाब फैक्टर से। तो जैसे जैसे आपकी ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगी आपकी डिस्काउंटेड या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपकी एनपीवी क्या होगी, कम होगी, लोअर होगी। ठीक है, लोअर द कैलकुलेट, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया है। बाकी क्यों नहीं होंगे, ठीक वो भी देख लेते हैं। इफ ए प्रोजेक्ट एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 देन दी इट्स आईआरआर मस्ट बी लेस देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो ये ज्यादा होगी, आईआरआर लेस नहीं होगी, मोर होगी आपके इस केस में, क्यों, तभी तो आपका ज्यादा है ना, एनपीवी आपकी पॉजिटिव है, आईआरआर आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे क्या कहता है, इफ प्रोजेक्ट एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 देन इट्स आईआरआर मस्ट बी लेस देन 0, ये भी आपका गलत है। ठीक है, वो भी क्या होगी आपकी, यहाँ भी मोर देन आएगा, मतलब पॉजिटिव भी होगी आपकी आईआरआर और आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा। अब क्या है, एनपीवी ऑफ रिलेटिवली रिस्की प्रोजेक्ट शुड बी फाउंड यूजिंग रिलेटिवली लो वेटेड। देखो नहीं, आपका ऑप्शन क्या है, आपका
हायर दी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लोअर दी कैलकुलेटेड एनपीवी विल बी। जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी मार्केट वैल्यू जो एनपीवी है वो आपकी कम हो जाएगी। तो ये था इसका आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 पे आ जाइए, या आगे बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, नेशनल हाउसिंग बैंक इज ओन्ड बाय विच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो एनएचबी है आपका 1988 में एज ए सब्सिडरी ऑफ आरबीआई के अंडर आया, और 2019 में फिर से इसको आरबीआई के अंडर ही डाल दिया गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, आरबीआई। ठीक है, तो बिल्कुल रिलेटेड है आपका आरबीआई के अंडर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया सी, आरबीआई। एंड 7th क्वेश्चन, विद रिगार्ड टू ट्रेजरी बिल। देखो ट्रेजरी बिल आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, और कौन इशू करता है, आपका इशू करता है आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, किस पर्पज के लिए, फंड्स को रेज करने के लिए। आप देखते हैं इसकी कौन सी फीचर्स नहीं है। फॉलोइंग करेक्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ट्रेजरी बिल्स कैन बी इशूड बाय बिग कॉर्पोरेट हाउसेज। अब मैंने क्या कहा था, आरबीआई के ने इशू करना होता है, तो ये इसका आंसर आ गया ए, कि ये आपका करेक्ट नहीं है। बिग कॉर्पोरेट हाउसेज कौन सा इशू करता है, आपका जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं ना वो बिग कॉर्पोरेट हाउसेज करता है, जिसके नेटवर्थ 4 करोड़ से ऊपर होती है, अच्छी उसकी क्रेडिट रेटिंग होती है, तो वो इश्यूज करते हैं। ठीक है, आगे फीचर्स पढ़ लेते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट टर्म होती है। ट्रेजरी बिल्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, मनी मार्केट आपका आरबीआई के थ्रू रेगुलेट होता है, तो आरबीआई हो गया। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन आल्सो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया इसका, ए आपका ठीक नहीं है। उसके बाद आया क्या, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, इन्वेस्टमेंट जो बैंक है उसके क्या फंक्शन है, विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। देखो होता है क्या इन्वेस्टमेंट बैंक, बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो भी कोई कंपनी होती है उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, वैल्यूएशन सर्विसेज, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे सिक्योरिटीज उनको मतलब कौन सी सिक्योरिटी इशू करनी है, किन को करनी है, कैसे फंड अरेंज करना, तो इसमें हेल्प करता है। बेसिकली वो क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी क्या फीचर्स है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स हेल्प द कंपनीज इन द इश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी, बिल्कुल करता है, मैंने बताया सिक्योरिटी को कैसे मैनेज करना है, तो इसमें आपका काम आएगा। ठीक है, हाँ भाई हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट बैंक्स की, कि इन्वेस्टमेंट बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है आपका। तो देखो ये बिल्कुल आपका फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प दी कंपनीज द इंश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटीज, ये आपका फंक्शन है। और उसके बाद देखिए दूसरा आपका है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्राइमरी फंक्शन इज टू लोन डिसबर्समेंट, लोन भी देना इनका एक फंक्शन होता है भाई आपका। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट बैंक का, ये बेसिकली लोन का काम नहीं करता कि ये लोन प्रोवाइड करता है, ये अरेंजमेंट का काम करता है कि आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए लोन कैसे प्रोवाइड करेगा, ये बिल्कुल भी प्राइमरी फंक्शन नहीं है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड करता है वैल्यूएशन सर्विसेज, बिल्कुल वैल्यू करता है कि आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या, आपकी कंपनी की वैल्यू क्या, ये आपकी कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, और अपने क्लाइंट्स को जो भी कंपनीज है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट, बिल्कुल कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आया कि ये लोन डिसबर्समेंट की एक्टिविटीज में ये पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आया रिगार्डिंग मनी मार्केट एक्टिविटीज इन इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा ठीक है। देखो मनी मार्केट बेसिकली अभी बताया शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 ईयर तक होता है आपका, एंड आपका आरबीआई कंट्रोल करता है। देखते हैं फीचर्स क्या है। मनी मार्केट इज ए मार्केट शॉर्ट टर्म फंड, बिल्कुल ठीक है। मैच्योरिटी इन द मार्केट रेंजेस फ्रॉम ओवरनाइट टू 1 ईयर, ये भी ठीक है। एक नाइट की यानी जो कॉल मनी होता है वो 1 नाइट के लिए होता है, ओवरनाइट। फिर आपने पढ़ा होगा नोटिस मनी 1 ईयर तक की होती है। फिर आता है बेसिक फंक्शन ऑफ मनी मार्केट टू प्रोवाइड एफिशिएंट लिक्विडिटी पोजीशन फॉर, देखो लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज के कॉर्पोरेट, बिल्कुल ठीक है ये आपका। और आगे कहता है लास्ट आपका मैच्योरिटी इन दिस मार्केट इज अबव 1 ईयर, नहीं देखो ये आपको हो गया 1 ईयर, ये बिल्कुल आपका गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड और 3 आपका करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया इसका 4 का आपका, कि ये 1 2 3 आपका ठीक है। ओके, तो ये आपने अपने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपके पास, ऑल अदर थिंग्स हेल्ड कॉन्स्टेंट which of the following would increase the amount of cash of a company's balance sheet, कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे कैश बढ़ जाएगा। देखते हैं, परचेज का वर्ड आ गया, मतलब पैसा बाहर जाएगा ऑफ न्यू पीस ऑफ इक्विपमेंट, बिल्कुल नहीं, पैसा जाएगा, कैश कम होगा। रीपरचेज ऑफ कॉमन शेयर्स, ये भी नहीं आपका, शेयर्स आपने इशू कर रखे थे बाय बैक, तो वो भी नहीं होगा। कंपनी पेज डिविडेंड आपका बाहर जाएगा।
इश्यू ऑफ न्यू स्टॉक बाय द कंपनी, सब भी स्टॉक इशू करोगे पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो कैश आपका बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? डी आंसर। 10 का आपका आंसर हो गया है डी। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, देखो क्वेश्चंस को जब आप सोल्व कर रहे हो तो आपको अच्छे से पढ़ना होना चाहिए, ऑप्शन बाद में देखियो। जैसे ही आप उसको सोल्व करेंगे, मतलब माइंड में आप क्वेश्चन रीड करेंगे ठीक तरीके से, तो उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाती है, फिर हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है। अब इसको देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जयश्री जो आपके एक कोई कंपनी है या इनसे रिसेंटली रिपोर्टेड नेट इनकम 4,75,000। ओके ठीक है, यानी ये आपके पास क्या आ गया, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L उसका प्रॉफिट दे दिया, नेट इनकम, एंड डेप्रिसिएशन है 88,500 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। हाउ मच वाज इट्स नेट कैश फ्लो। देखो जब भी नेट कैश फ्लो निकालते हैं उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस में डेप्रिसिएशन। तो आपके पास दे दिया प्रॉफिट आपका कितना, नेट इनकम वो दे रखी है 4,75,000, और डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बट नॉन कैश एक्सपेंसेस है। मतलब डेप्रिसिएशन ने आपके प्रॉफिट तो कम कर दिए थे लेकिन आपके कैश को कम नहीं किया, इसलिए हमने इसको वापस ऐड कर दिया। डेप्रिसिएशन आपका टैक्स बचाने में भी आपका काम आता है। तो आपने क्या ऐड किया 88,500, और ये वैल्यू आ गई आपकी 5,63,500, और इसे देख लो कौन सा है, आंसर हो गया आपका ए। तो आपको मैं मानता हूं कि आपको ठीक समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मैच करते रहना भाई अपने आंसर किसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है द मैनेजर ऑफ फ्रेश ड्रिंक्स, आपका एक कंपनी है, स्टेट दैट ही इज वेरी कंसर्न विद द कंटिन्यूइंग डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ द कंपनी। देखो मेरी बात सुनो, वो उसकी इतना सेल्स वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि कंटिन्यू उसकी सेल्स क्यों डिक्लाइन हो रही है ऑफ ए मेजर प्रोडक्ट एन एप्पल जूस सोडा, ये उसका मेजर प्रोडक्ट है। द मैनेजर हैज आस्क्ड एन एक्सपर्ट फॉर असिस्टेंट इन फाइंडिंग द रीजन, फाइंडिंग्स द रीजन, एक्सप्लोर कर रही है कोई चीज़ें फॉर दिस सेल्स डिक्लाइन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू बिगिन वुड विद, मतलब कौन सी रिसर्च आपने करनी है। डिस्क्रिप्टिव तो बताएगा, डिस्क्राइब मीन्स कि भाई क्या क्या हो रहा है, तो हमें डिस्क्राइब नहीं करना, ये तो फाइंडिंग्स द रीजन, रीजन ढूंढ रहा है, एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी नहीं हो रहा, कंज्यूमर स्टडी भी नहीं हो रही है, बस वो रीजन ढूंढ रहा है, तो एक्सप्लोर कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया, एक्सप्लोरेटिव रीजन। ये वर्ड की वजह से आ गया भाई ये सारा का सारा, फाइंडिंग्स द रीजन, आप रीजन्स ढूंढ रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, तो क्या हुआ अभी कौन सी रिसर्च होगी आपकी, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आया 13, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस कैन बी। देखो जीरो होती है आपकी जब भी आपकी, मतलब देखो आपको पता है वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जैसे ही आपने स्क्वायर किया वैसे ही आपका पॉजिटिव हो गया, और वैसे भी आपकी इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, जीरो होती है, इससे कम नहीं होगा, मतलब बिल्कुल परफेक्टली मैच कर गया। जैसे 10 - 10 कोई वेरिएंस ही नहीं है, x के मार्क्स भी 10, y के मार्क्स भी 10, वेरिएंस क्या, जीरो, बिल्कुल ही माइनस का आपका आएगा। तो लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी आपकी वेरिएंस की, जीरो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया है, 14 देखते हैं। ए कंपनी वुड लाइक टू स्टडी इम्पैक्ट, अभी आप क्या चेक करना चाहते हो, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सेल्स। देखो ये देखना चाहते हो, इम्पैक्ट बढ़ा है, रिग्रेशन भी सुना है आपने, और रिग्रेशन क्या होता है, कैजुअल, कोज एंड इफेक्ट स्टडी करता है। तो ये रिसर्च भी कौन सी होगी, कैजुअल रिसर्च, एग्जांपल ऑफ कैजुअल रिसर्च। ठीक है, बिल्कुल आप रिग्रेशन से कर लीजिए, वैसे समझ लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आए आपके पास इन स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज सिग्निफिकेंट, मतलब जो भी टेस्ट लगाए वो आपका सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब क्या है, ठीक है आप उसको जर्नलाइज कर देंगे। रिसर्चर कैन जर्नलाइज द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी विद प्रीडिफाइंड प्रोबेबिलिटी। जो भी आपने सोचा था, जो भी प्रोबेबिलिटी बनाई, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया, उसके साथ आपने कहा कि ये रिजल्ट आपके सिग्निफिकेंट थे, तो हमने इसको जर्नलाइज कर दिया कि ये चीज़ सब पर अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके रिजल्ट आए कि डिविडेंड अफेक्ट करता है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पे, तो आप ये कहोगे, आपने मान लो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे स्टडी की, तो आप जब इसकी कंक्लूड निकालते तो आप कहोगे कि इसमें रिलेशनशिप होता है कि डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आपकी क्या होती है, एक दूसरे में रिलेशन होता है, आपने जर्नलाइज कर दिया, तो इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, रिसर्चर अंडरस्टैंड द डेटा, नहीं। देयर इज ए नील प्रोबेबिलिटी फॉर कमिटिंग, नहीं। द टेस्ट इज डिस्क्रिप्टिव, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आया कि वो रिसर्चर जर्नलाइज कर देगा। ठीक है, तो 15 का ए आंसर हो गया है। आगे आता है टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी ऑल पॉसिबल आउटकम को एनी इवेंट अगर आप कलेक्टिवली लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल तो आपने पता है पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, सैंपल स्पेस मीन जितने भी कलेक्टिवली आपके जो पॉसिबल आउटकम्स है कि हेड आ सकता है, एक कॉइन को टॉस किया तो हेड टेल आया,
जिसको आप म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट नहीं बोलते हो, एक्सहॉस्टिव इवेंट्स लिखते हो, तो वही आपका हेड टेल, एक कॉइन को टॉस किया तो दो क्या किया तो क्या हो सकता है, पहला हेड दूसरा भी हेड, पहला टेल दूसरा भी टेल, हेड टेल टेल हेड, तो ये चार आपके बने, ये तो क्या हुआ सैंपल स्पेस कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद आया यानी इसका 16 का आ गया बी आंसर। नेक्स्ट आया ए रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन ऑन जॉब स्ट्रेस लेवल ऑफ एम्प्लॉय व्हाइल परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर टास्क, सी टुक द सेम ग्रुप ऑफ 120, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ए रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन ऑन जॉब स्ट्रेस लेवल ऑफ एम्प्लॉय, वो जानना चाहता है कि भाई जो जॉब स्ट्रेस होता है आपके ऑन जॉब स्ट्रेस लेवल ऑफ एम्प्लॉय व्हाइल परफॉर्मिंग, एक कोई काम कर रहे हैं तब, उसने 120 का सेम ग्रुप से 120 का एम्प्लॉयज का सैंपल लिया 3 डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है, 3 डिफरेंट ग्रुप ले लिया, एज ग्रुप ले लिए इसने, और मेजर देयर एंजाइटी जो आपके पास है वो आपके आउट ऑफ 100, मतलब मार्क्स दे दिए होंगे आउट ऑफ 100, द डेटा वाज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, डेटा आपका क्या है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच टेस्ट शुड बी यूज टू कंपेयर द एंजाइटी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू द डिफरेंट एज, देखो ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पे चले जाओ चाहे वैसे पढ़ लो आप, मैच्ड पेयर टी बिल्कुल नहीं, जहां पर भी 3 से ज्यादा सैंपल आ गया टी तो लगेगा नहीं, ठीक है, वन वे अनोवा बिल्कुल ठीक है, क्यों लगेगा, देखो आपकी कंडीशन फुल, वन वे अनोवा क्या है आपका, अनोवा आपका पैरामेट्रिक टेस्ट है, और पैरामेट्रिक टेस्ट होने के साथ इसने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन को पूरा कर दिया, जैसे ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन को पूरा किया और 3 सैंपल है और आपको पता है कि डिफरेंट एज ग्रुप के है, तो आप क्या लगा दोगे वन वे, इंडिपेंडेंट नहीं लगेगा, क्रूस्कर वालिस टेस्ट तब लगता, जो आपका एच टेस्ट है वो तब लगता अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होती, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका वन वे अनोवा, ध्यान से देखना, इसने इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो आपका क्या लग गया वन वे अनोवा, अदरवाइज अगर ये फुलफिल नहीं होती तो लगता क्रूस्कर वालिस एच टेस्ट जो होता है आपका वो लगता। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपका जो है वो क्या है, द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज चेयर्ड बाय, देखो मतलब ये पूछ रहा है कि जो आपका सेंट्रल काउंसलिंग प्रोटेक्शन काउंसिल है उसका चेयरमैन कौन होता है, देखो एक तो होता है आपके फोरम, जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रिक्ट फोरम, आपने पढ़ा होगा स्टेट फोरम जो आपके कमीशन होते हैं आपके, और एक आपका जैसे होता है आपका जो नेशनल फोरम, एक वो अलग चीज़ है, ये आप बात कर रहे हो काउंसिल की, तो काउंसिल का जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है ना वो होता है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या है, मिनिस्टर इंचार्ज किसका, कंज्यूमर का है, तो कंज्यूमर अफेयर्स इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आंसर क्या हो गया इसका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी इज, देखो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आईबी का क्वेश्चन है आपका, क्या आप एक न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो होता है आपका ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, कौन सा होता है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। देखो एक और चीज होता है ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड में क्या होता है, पहले आपने कोई आपकी एंटिटी को एक्वायर किया, आप उसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया तो वो होता है आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो आप शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसे लगाते हो आप थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, वो होता है पोर्टफोलियो। और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन मर्जर एंड एक्विजिशन, किसी दूसरी कंपनी के साथ टाई अप करते हो, यहाँ पर बिल्कुल आप एक नया लगा रहे हो तो आपका कौन सा हो गया ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। वर्ड क्या आया है आपको यहाँ से देखो, आपने यहाँ पढ़ा है कि न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, अगर आप आता है ना कि एक एग्जिस्टिंग को खरीद लिया फिर चेंज कर दिया तो वो ब्राउन फील्ड में चला जाता। क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज नॉट द मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग का कौन सा मेथड नहीं है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड आपका है कि आप एम्प्लॉय को रिप्लेस करो तो कितनी कॉस्ट होगी, बिल्कुल मेथड है आपका। हिस्टोरिकल कॉस्ट ये भी आपका मेथड है, कितनी कॉस्ट लगी थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी ये भी है, लेकिन आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका कोई मेथड नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ एचआरए का मेथड नहीं है, तो आंसर क्या हो गया आपका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है क्वेश्चन, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग। देखो ध्यान से सुनो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका होता है अल्फा के इक्वल, और अल्फा क्या होती है टाइप 1 एरर, तो इसका आंसर क्या आ गया टाइप 1 एरर। आप क्या कमिट कर सकते हो, आप टाइप 1 एरर कर सकते हो, ठीक है। और इसको क्रिटिकल जोन ऐसे भी बोलते हैं ना आप कि ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इधर ले लिए, ये अल्फा होता है दोनों साइड, ये अल्फा, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अल्फा हो गया, टाइप 1 एरर हो गया आपका, ठीक है। तो ये होता है आपका। दूसरा आया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द होल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड अदरवाइज इज नोन एज। देखो आप कंट्रोल करना चाहते हो फाइनेंशियल कंट्रोल एंड अदरवाइज, तो ये कौन सा होता है इंटरनल, फाइनेंशियल इंटरनल मैटर है
तो कौन सा क्या आंसर आ गया इसका कि इंटरनली आप कंट्रोल करना चाहते हैं। 22 का आपका ए आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके इजीली आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, बस आपको सही तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, which one of the following is not the true about relationship between AR एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलते हैं, आपको पता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड में जो भी आपकी क्वांटिटी है सोल्ड की आपने वो, और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलते हैं, जो भी आपके टोटल रेवेन्यू है लास्ट यूनिट से उसमें से जो आपकी 1 एडिशनल का होता है T1n-1। देखो ध्यान से रखना, एक बात सुनना, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा 1 एडिशनल का होता है। अगर एक से ज़्यादा आ गया, मान लो आपका एक आ जाए 100, एक आ जाए 90, तो ये ना आपका डिफरेंशियल रेवेन्यू होता है, ना कि मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा 1 का आता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में। MR ग्रेटर देन AR इंक्रीजेस, ठीक बात है, अगर MR ज़्यादा है AR से तो ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, नोट करेक्ट। व्हेन MR इक्वल टू AR इज मैक्सिमम, ठीक बात है, MR आपको पढ़ा होगा आपने कि जो AR है MR है AR के मैक्सिमम पर काटती है। When MR greater less than AR are false, बिल्कुल ठीक है। AR कैन बी नेगेटिव, ये आपकी गलत है, आपकी AR कभी भी कैन नॉट बी नेगेटिव बट नॉट MR। MR नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये जीरो भी, पॉजिटिव भी और आपका नेगेटिव भी, ये हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, ना जीरो होगा ना आपका कभी नेगेटिव होगा। तो इसका राइट आंसर आ गया कि डी आपका ठीक नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया कि आपका AR और MR के बारे में आपका AR कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ IC कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या है, ये देखो इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है कि दो प्रोडक्ट के कंजप्शन पर इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले, तो इसका ये होता है भाई आपका। ठीक है, ये आपकी बजट लाइन अगर आप लेना चाहो, ये आपकी बजट लाइन बन गई और ये आपका पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। तो अब देखते हैं इसके बारे में क्या कहता है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप अपवर्ड टू द राइट, अपवर्ड टू दी राइट, नहीं ये बिल्कुल आपने क्या बताना है, करेक्ट बतानी, विच वन ऑफ दी, ठीक है, राइट नहीं है होता, क्या होता है, ये होता है डाउनवर्ड होता है, यहाँ इस से डाउनवर्ड होता है। इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी नहीं करेंगे भाई, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। हायर इंडिफरेंस कर्व, जो ज़्यादा ऊंचा होगा ना वो आपका हायर सेटिस्फेक्शन देगा, तो ये आपका ठीक हो गया है। और ये क्या होता है, कनकेव, कनकेव नहीं होता, कन्वेक्स है, ऐसे है ना, तो कन्वेक्स बन गया। तो आंसर क्या आ गया इसका, सी आंसर, कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल आसान से पढ़ो, आराम से पढ़ो और समझो कि आंसर्स क्या होते हैं इसके, कैसे सोल्व होते हैं क्वेश्चन। एज पर MM मोदगिलियानी मिलर अप्रोच, देखो आपने पढ़ी होगी, डिविडेंड थ्योरीज की है, एब्सेंट ऑफ टैक्सेस, कैपिटल के बारे में। मोदगिलियानी मिलर थ्योरी, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स द वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कैसा रिलेशनशिप होता है, देखो कोई रिलेशन नहीं होता, रिमेन सेम टू द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज। स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा भी हो, आपकी मार्केट वैल्यू सेम रहने वाली है। इसके अकॉर्डिंग जो ये मोदगिलियानी मिलर अप्रोच है, इसका मानना है कि जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी है वो आपकी अफेक्ट करता है, ठीक है, ना कि आपका डेट और इक्विटी। अगर आप टैक्स अगर यूज कर लेते हैं जैसे इसमें लिखा है एब्सेंस ऑफ टैक्स, यहाँ पर विद टैक्स आ जाता है ना, तो वो रेलेवेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, चेंज कर देता है वैल्यू को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आ गया आपका, ये आ गया रिमेन आपका सेम टू द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज। तो ये था आपके 25 क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में हम 26 से आगे करेंगे। थैंक यू देखने के लिए।